हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर्स कॉन्सेप्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। सो व्हाट इज द यूज ऑफ डीएनएस? सी, जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट अ यूआरएल लिंक इन योर ब्राउजर, और जब आप एंटर करते हो देन यू विल गेट द वेब पेज ऑन योर लोकल सिस्टम। जैसे गूगल को आप एक्सेस करते हो www.google.com, इस केस में क्या होता है कि आपके लोकल सिस्टम पे वो गूगल का पेज डिस्प्ले हो जाता है, राइट। तो एक चीज हम जानते हैं कि किसी भी नेटवर्क में अगर हमें सर्वर या किसी होस्ट को एक्सेस करना हो तो वी नीड आईपी एड्रेस, राइट। तो इसका मतलब है कि जो हम लिंक प्लेस कर रहे हैं अपने ब्राउजर पे वो डेफिनेटली समवेयर मैप्ड है अपने आईपी एड्रेस के साथ। और जब भी हम वो यूआरएल हम डालते हैं ब्राउजर पे और एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मैपिंग हो रही है आईपी एड्रेस के साथ, और आईपी एड्रेस के साथ मैपिंग होने के बाद हमें करेक्ट आईपी एड्रेस हमारे लोकल सिस्टम पे मिल रहा है, और लोकल सिस्टम पे जैसे आईपी एड्रेस आ रहा है तो उसके थ्रू हम उस सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है वो कौन परफॉर्म करता है? वो करता है डीएनएस प्रोटोकॉल, राइट। ओके, तो डीएनएस प्रोटोकॉल is a application layer protocol and that allows host to query the distributed database. Distributed database का मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं कि मिलियंस में लोग एक्सेस करते होंगे गूगल के सर्वर को। अगर गूगल का सर्वर हमारा एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड होगा तो मिलियंस में रिक्वेस्ट जाएंगे, और इसका कंसिक्वेंस क्या होगा? ये सर्वर क्रैश भी हो सकता है और यू विल गेट अ डिलेड रिस्पॉन्स, राइट। और अगर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हुआ अगर सर्वर में तो क्या होगा? योर होल इंटरनेट विल बी डिसरप्टेड, राइट। दैट्स वाई डीएनएस सर्वर को डिस्ट्रीब्यूटेड वे में इंप्लीमेंट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनाया गया है, ताकि अगर कोई भी सर्वर में कोई भी इशू आता है तो उसका जो लोड है वो किसी दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इससे कि इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। So DNS is a distributed database implemented in a hierarchy of DNS server. Means एक layer wise एक structure defined है जिसको कि हम hierarchy of DNS server कहते हैं, that we will see in the next slide. And to locate the address we need DNS name to IP address. Okay. Now we will see working of DNS. See, DNS एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन क्लाइंट मशीन। हमारा जो क्लाइंट मशीन है, जैसे आप जिस मशीन पे उस यूआरएल को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, आपका लोकल सिस्टम विच इज क्लाइंट मशीन, और उस क्लाइंट मशीन पे जो है एक डीएनएस एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डीएनएस क्लाइंट। ओके, और उस पे जो आपने ब्राउजर एक्सेस किया है उस पे आपको ये लिंक प्लेस करना पड़ेगा। सो ब्राउजर एक्सट्रैक्ट्स द होस्ट नेम, ये है मेरा होस्ट नेम, फ्रॉम द यूआरएल एंड पासेस टू द क्लाइंट साइड ऑफ द डीएनएस एप्लीकेशन। ये जो लिंक है ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा ब्राउजर और से पास कर देगा डीएनएस क्लाइंट को। डीएनएस क्लाइंट सेंड्स अ क्वेरी कंटेनिंग द होस्ट नेम टू अ डीएनएस सर्वर। डीएनएस क्लाइंट का काम है कि डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करना कि हमें इस होस्ट नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। वो कैसे सेंड करेगा? सो हियर एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्स ए लाइब्रेरी प्रोसीजर कॉल्ड द रिजॉल्वर। यहाँ रिजॉल्वर क्या है? रिजॉल्वर है यहाँ गेट होस्ट बाय नेम, ओके, और यहाँ पे होस्ट नेम क्या है? xyz.com, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर है। सर्वर विल रिसीव द रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वर। सो डीएनएस क्लाइंट रिसीव्स रिप्लाई विच इंक्लूड्स द आईपी एड्रेस फॉर द होस्ट नेम। तो ये इस होस्ट नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस होगा वो सर्वर हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ओके, द क्वेरी एंड रिस्पॉन्स मैसेज आर सेंट एज ए यूडी पैकेट। जो भी हम यहाँ क्वेरी सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये जो क्वेरी हम जो सेंड किए हैं
और ये आईपी एड्रेस वो यूडीपी पैकेट के थ्रू सेंड और रिसीव हो रहा है। सो ब्राउजर रिसीव्स द आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएनएस क्लाइंट। तो ब्राउजर के जो डीएनएस क्लाइंट है उसको आईपी एड्रेस रिसीव हुआ, फिर ब्राउजर को रिसीव हो जाएगा आईपी एड्रेस विद द हेल्प ऑफ डीएनएस क्लाइंट। उसके बाद अगर जैसे आईपी एड्रेस आएगा सिस्टम पे तो हम एलिजिबल हो जाएंगे कि उस सिस्टम को या उस होस्ट को एक्सेस करने के लिए। सो डीएनएस क्लाइंट एंड इनिशिएट्स अ टीसीपी कनेक्शन टू दी एचटीटीपी सर्वर प्रोसेस। एचटीटीपी सर्वर प्रोसेस जो है वो उस सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा जिस सिस्टम को हम एक्सेस कर रहे हैं, और उसके बीच जो है क्या है, पोर्ट नंबर 80 पे एचटीटीपी, हम जानते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80 पे रन होता है, तो उसके साथ उसके बीच एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा टीसीपी कनेक्शन, और उसके बाद हमारे पास जो है वो एचटीटीपी पेज रिसीव हो जाएगा जिसके लिए हमने इस यूआरएल को एक्सेस किया था। तो इन दिस मैनर वी कैन एक्सेस द ब्राउजर पेज, ठीक है, एचटीटीपी पेज। ओके, सो हम पहले समझते हैं कि डीएनएस में क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, वर्किंग था वो मैंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ वी विल एलिबरेट ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। सो डीएनएस कंपोनेंट में क्या होता है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट इन द डीएनएस। यूजिंग दिस 3 कंपोनेंट हमारा डीएनएस वर्क करता है। पहला है मेरा नेम स्पेस। सी, नेम स्पेस क्या होता है कि इट्स अ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि आपने जो होस्ट नेम हमें प्रोवाइड करना है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे दिस इज माय नेम स्पेस, ये जो है ये मेरा इन्वर्टेड ट्री के फॉर्म में जो आप देख रहे हो, दिस इज माय नेम स्पेस, दिस इज माय नेम स्पेस, और जो भी आप नोड देख रहे हो यहां, दैट नोड इज द सर्वर, डीएनएस सर्वर, राइट। तो यहां पे जो मेरा होस्ट नेम है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि वो यूनिक हो। सो नेम शुड बी यूनिक बिकॉज द एड्रेस इज ऑल्सो यूनिक। नेम जैसे कि google.com, www.google.com, ये जो नेम है, ये होस्ट नेम है, ये यूनिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये इस नाम का कोई अदर वेबसाइट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसी तरह से rediffmail.com, या अगर आप कोई भी वेबसाइट अगर आप बनाते हो जैसे cs.mit.department.edu, ठीक है, ये जो यूआरएल है दिस शुड बी यूनिक। ठीक है, और तभी हम मैपिंग प्रॉपरली कर सकते हैं क्योंकि हमारा आईपी एड्रेस भी यूनिक होता है। ठीक है, तो ये नेम स्पेस का काम है कि ये जो हम होस्ट नेम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी यूनिक। जैसे अगर हम लीफ नोड से स्टार्ट करें, जैसे रोबोट, सीएस, वाशिंगटन, ईडीयू, दिस इज यूनिक। देन इंग्लिश, वाशिंगटन, ईडीयू, दिस इज यूनिक। ओके, तो ये जो पाथ बन रहा है इस इन्वर्टेड ट्री में वो जो है यूनिक होना चाहिए। यही एक्सप्लेन करता है नेम स्पेस। सो द नेम सेलेक्टेड फॉर द होस्ट should be carefully selected from the namespace, and the namespace is divided into 2 parts. पहला है फ्लैट नेम स्पेस एंड सेकेंड है हायरार्की नेम स्पेस। हमने जो भी देखा है वो है हायरार्की नेम स्पेस जो इन्वर्टेड ट्री के फॉर्म में है, और यही कॉन्सेप्ट हमने आईपी एड्रेस में भी देखा था। उसमें भी हमने फ्लैट और हायरार्की के बारे में देखा था। अगर फ्लैट होता है इसका मतलब हम 2 to the power 32 आईपी एड्रेसेस हम किसी भी इतने ही नंबर ऑफ डिवाइस को प्रोवाइड कर सकते हैं, और इतने अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेस को मैनेज करना फ्लैट एड्रेसिंग स्पेस मोड से अगर हम करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। स्केल लेवल पे या इंटरनेट के लेवल पे हमें करना काफ़ी डिफिकल्ट है और इम्पॉसिबल है एक तरह से। ठीक है, तो दैट्स वाई वी यूज हायरार्की नेम स्पेस। हायरार्की नेम स्पेस में क्या होता था आईपी एड्रेस के केस में कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता था, जैसे हम 192.168.20.11,
इसका जो एक कुछ पार्ट होता था वो हमारा आपको नेट आईडी होता था, राइट। एक पार्ट होता था सबनेट आईडी, अनदर पार्ट होता था होस्ट आईडी। तो ये हम इस आईपी एड्रेस को एक डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिए। एक जोन लाइक कर रहा है नेटवर्क आईडी के लिए, दूसरा जोन बता रहा है कि इसका सबनेट आईडी क्या होगा, तीसरा जोन बता रहा है इसका होस्ट आईडी क्या होगा, ठीक है। तो यही है कि नेम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, सो ऑथोरिटी कैन बी असाइंड फॉर ईच पार्ट टू कंट्रोल द नेम स्पेस। इसका मतलब कि हमने ये जो मेरा लिंक है यहाँ पे, जैसे edu, ये इसको कंट्रोल करने के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। मतलब कि सेपरेटली इसको एक ऑथोरिटी असाइन की गई है हर एक पार्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। दैट्स व्हाई द नेम स्पेस कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड, सो द नेम स्पेस कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो इसलिए किसी एक सेंट्रल, अगर हम फ्लैट नेम स्पेस की बात करते हैं तो इस केस में हमें सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। सो फ्लैट स्पेस केस में क्या होता था कि ए नेम इन दिस स्पेस इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विदाउट अ स्ट्रक्चर एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन लार्ज सिस्टम सच एज इंटरनेट बिकॉज इट मस्ट बी सेंट्रली कंट्रोल टू अवॉइड द डुप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर सेंट्रली कंट्रोल करना है देन फ्लैट नेम स्पेस की रिक्वायरमेंट है, बट हम स्केल लेवल पे इसको एलोबरेट नहीं कर सकते हैं। बट हायरार्की नेम स्पेस केस में क्या है, हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं इसको, और हर एक नोड के लिए एक ऑथोरिटी असाइन की जाती है, ठीक है, उस नेम स्पेस में। सेकेंड है रिजॉल्वर। रिजॉल्वर क्या होता है? इट इज अ क्लाइंट प्रोग्राम दैट एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेम सर्वर्स। द प्रोसेस ऑफ लुकिंग अप एन नेम एंड फाइंड एन एड्रेस इज कॉल्ड अ नेम रिजोल्यूशन। हमने यहाँ क्या देखा था? गेट होस्ट बाय नेम। यहाँ पे हम नेम सर्वर है, इसको हम कहते हैं नेम सर्वर। नेम सर्वर, इस नेम सर्वर को एक्सेस करने के लिए वी नीड रिजॉल्वर, ठीक है। सो क्लाइंट प्रोग्राम दैट एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेम सर्वर, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग अप एन नेम एंड फाइंड एन एड्रेस इज कॉल्ड अ नेम रिजोल्यूशन, ठीक है। थर्ड है नेम सर्वर। सर्वर प्रोग्राम विच होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द नेम सर्वर्स। सी यहां पे नेम सर्वर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये जितने भी आप नोड देख रहे हो ये नेम सर्वर्स हैं, ठीक है। इसको हम नेम सर्वर वाले पोर्शन में देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि इस नेम स्पेस को हम जो कितने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो डोमेन नेम स्पेस कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 डिफरेंट सेक्शंस। डीएनएस को हम 3 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला जेनेरिक डोमेन। इन दिस डोमेन रजिस्टर्ड होस्ट इज डिफाइंड एज देयर जेनेरिक बिहेवियर। जेनेरिक बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए इसका यूज होता है, जैसे कि ईडीओ है जो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हम करते हैं। देन जीओवी, गवर्नमेंट अपनी कुछ किसी भी पॉलिसी के लिए इस सर्वर का यूज करती है, और क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो आपको इस सर्वर पे मिल जाएगा, तो आप .gov पे जाके आप उस गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो देख सकते हैं। देन .com, .aero, ये दीज आर द जेनेरिक बिहेवियर। तो हम इसको जेनेरिक डोमेन में कंसीडर करते हैं। देन कंट्री डोमेन। द कंट्री डोमेन सेक्शन uses 2 characters country abbreviation such as JP for Japan, US for United States, UK for United Kingdom। तो यहाँ पे हम कंट्री के 2 लेटर्स यूज करते हैं, जैसे इंडिया है तो IN, जैसे nic.in, ये कंट्री डोमेन के अंदर आता है। नाउ थर्ड वन इज इनवर्स डोमेन। सो दिस डोमेन इज यूज्ड टू मैप एन एड्रेस टू अ नेम। जनरली क्या है कि क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो होस्ट नेम सेंड करता है एज ए क्वेरी, और उसको जो है उस सर्वर का, उस होस्ट का आईपी एड्रेस रिसीव हो जाता है। यूजिंग दैट आईपी एड्रेस दे कैन एक्सेस द वेब पेज। लेकिन यहाँ अगर क्लाइंट आईपी एड्रेस सेंड करता है टू ए सर्वर एंड टू बी मैप्ड टू अ डोमेन नेम, सो दिस इज कॉल्ड पॉइंटर क्वेरी। सो टू आंसर दिस क्वेरी DNS यूजेज इनवर्स डोमेन। यहाँ हम देख रहे हैं कि जेनेरिक डोमेन है, कंट्री डोमेन है,
और एक थर्ड डोमेन हम एक और कंसिडर करेंगे विच विल कम्स अंडर इनवर्स डोमेन विच इज कॉल्ड आरपा, ठीक है। दिस इज इनवर्स डोमेन, इनवर्स, दिस विल कम्स अंडर इनवर्स डोमेन। और जो भी वो आईपी एड्रेस रिसीव होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनवर्स डोमेन में, और जहां पे इनवर्स डोमेन इवेलुएट द आईपी एड्रेस एंड मैप विद द वेबसाइट नेम, ठीक है। ओके, नाउ विल सी डोमेन नेम। सी हमने देखा कि www.google.com विच इज अ डोमेन नेम, और आप कोई भी लिंक आप अगर लिखते हो जैसे cs.mit.edu, दिस इज अ डोमेन नेम। सो यहाँ डोमेन नेम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, व्हेन द नेम कंटेन्स द फुल नेम ऑफ द होस्ट। फुल नेम ऑफ द होस्ट का क्या मतलब हुआ? सी, ये मेरा नेम स्पेस है, राइट। और इस नेम स्पेस में जो सबसे टॉप पे है दिस वन, दिस इज अ रूट सर्वर। जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो रूट सर्वर पे आएगा, और रूट सर्वर विल डिसाइड वेदर किस डोमेन को ये रिक्वेस्ट पास ऑन करना है, ठीक है। तो जैसे इसलिए हम इसको कहते हैं रूट सर्वर। और इसके जो इमीडिएट डाउनवर्ड में जितने भी सर्वर हैं, दीज आर कॉल्ड TLD, मतलब टॉप लेवल डोमेन सर्वर। इसको कहते हैं हम TLD, टॉप लेवल डोमेन सर्वर। और उसके नीचे जो आ जाते हैं वो ऑथोरेटिव डोमेन नेम सर्वर, ऑथोरेटिव DNS, ठीक है। तो ये जो मेरा लिंक है, ये लिंक, ये मेरा होस्ट नेम है, राइट। और यहां पे FQDN क्या कह रहा है कि व्हेन द नेम कंटेन्स द फुल नेम ऑफ द होस्ट। इसका मतलब है कि फुल नेम ऑफ द होस्ट अगर ये है तो इसका जो एंड होगा वो नल से एंड होगा। मतलब ये जो डॉट जो है, ये डॉट बता रहा है कि ये दिस इज FQDN, क्योंकि ये होल होस्ट नेम है। और इट मीन्स ये इट्स नॉट अ पार्शियल, मीन्स ये कंप्लीट पाथ है फ्रॉम लीफ नोड से लेके रूट नोड तक पहुंचने के लिए। ओके, तो यहां पे जो हम नेम स्पेस की बात कर रहे हैं, अगर नेम स्पेस के अकॉर्डिंग हम अगर चलें तो दिस इज माय रूट सर्वर। इस रूट सर्वर से मेरा TLD कनेक्टेड है, ठीक है। TLD के साथ ये MIT, देन MIT के बाद CS, देन दिस विल कम्स अंडर FQDN। ये होल पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा ये मेरा लिंक। जैसे अगर इसके लिए अगर कोई रिक्वेस्ट आएगा रूट सर्वर पे, रूट पे आएगा, तो रूट विल चेक कि इसका जो है फर्स्ट प्रीफिक्स क्या है, देन ही विल सी EDU। सो रूट विल ट्रांसफर दिस रिक्वेस्ट टू द EDU सर्वर, ठीक है। और EDU सर्वर देखेगा कि EDU सर्वर के पास अब जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी कि अब उसको देखना है कि MIT.edu कहाँ है। इसके पास आया EDU के लिए, रूट सर्वर विल चेक, ये इसने EDU को सेंड कर दिया, EDU विल चेक MIT.edu, देन MIT.edu विल चेक व्हाट, CS.MIT.edu। देन हम आ जाएंगे उस होस्ट के पास जहां पे मेरा कंप्लीट पाथ है इस होस्ट का, ठीक है। इस URL का जो कंप्लीट पाथ है उसके हेल्प से हम पहुंच जाएंगे हम अपने रिक्वायर्ड होस्ट पे, और ये होस्ट जो है हमें सेंड कर देगा IP एड्रेस, ठीक है। देन दिस इज अ FQDN डोमेन नेम, राइट।
और अगर मान लो कि हम ऑलरेडी MIT जो मेरा जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी MIT जोन में है, ठीक है, ये इसी जोन में है मान लो, तो अब ये जो रिक्वेस्ट करेगा तो ही विल नॉट रिक्वेस्ट होल पाथ, ही विल रिक्वेस्ट जस्ट CS कि MIT से कनेक्टेड कौन सा लीफ है देखेगा ये, क्योंकि इससे कनेक्टेड और भी हो सकते हैं लिंक, सिविल इंजीनियरिंग भी हो सकता है, ठीक है, अदर ब्रांचेस भी हो सकते हैं, ME, ठीक है। जैसे CS के लिए आएगा द रिक्वेस्ट विल गोज टू CS एंड दिस CS विल ट्रांसफर द IP एड्रेस, तो इसको हम कहते हैं PQDN, पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम, व्हेन नेम टू बी रिजॉल्व्ड belongs to the same site as the client. Here resolver can only supply missing part to create the FQDN. ठीक है, okay. So this is the hierarchy of DNS server. This is our root server. और root server से connected जो है multiple TLD servers है, जिसमें कि जेनेरिक है com, gov, then country domain के अंदर आता है IN, JP, और एक मेरा ARPA सर्वर है, this will comes under inverse domain, ठीक है। और this will public accessible DNS records that map the names of those host to IP address. See, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो सबसे पहले वो सेंड करेगा रूट सर्वर को, और जो रूट सर्वर जो रिप्लाई करेगा वो रिप्लाई करेगा NS रिकॉर्ड, मीन्स जो भी रिकॉर्ड्स रूट सर्वर जो भी रिकॉर्ड अपने पास रखता है, ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड अपने पास रखता है वो रिकॉर्ड ही एज ए रिप्लाई वो सेंड करता है। जैसे हमें इसको एक्सेस करना है FHDA.edu, राइट, जो इसका जो रिक्वेस्ट आएगा वो रूट सर्वर पे आएगा, राइट, तो रूट सर्वर विल गिव द रेफरेंस ऑफ edu टू द जिसने रिक्वेस्ट किया है, राइट, तो वहां पे क्या होगा कि रूट सर्वर जो है एक रिसोर्स रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करता है, ठीक है, और वो जो रिसोर्स रिकॉर्ड सेंड करता है वो उसको कहते हैं हम NS रिकॉर्ड, ठीक है, ये NS रिकॉर्ड सेंड करता है क्लाइंट को कि यू कैन चेक विथ edu, राइट। अब क्लाइंट के पास ऑलरेडी FHDA.edu है, तो वो उसको पता चल जाता है कि रेफरेंस edu का क्या है, देन वो FHDA.edu सेंड करता है edu सर्वर को, देन edu के पास आता है तो edu भी मेंटेन करता है एक रिसोर्स रिकॉर्ड, और ये जब रिप्लाई करता है, ठीक है, तो वो रिप्लाई करता है FHDA.edu का रेफरेंस, ठीक है, इसको भी हम कहते हैं NS रिकॉर्ड। ये अभी एक्चुअल होस्ट का रेफरेंस नहीं सेंड किया है, अभी वो देख रहा है कि ये FHDA.edu कहाँ मिलेगा, उसका रेफरेंस इसने सेंड किया है edu सर्वर ने। फिर जब FHDA.edu के पास रिक्वेस्ट आता है तो FHDA.edu सेंड ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड में क्या होता है, ए रिकॉर्ड में होता है उस होस्ट का IP एड्रेस, जो कि IP एड्रेस क्लाइंट को रिक्वायर्ड है, और उस यूजिंग दैट IP एड्रेस ही कैन एक्सेस द ब्राउजर, एक्सेस द वेब पेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ऑथोरेटिव सर्वर है इट विल मेंटेन ए रिसोर्स रिकॉर्ड, ठीक है, और जो भी रूट सर्वर है और TLD सर्वर है ये रखता है NS रिकॉर्ड, और ये जो ऑथोरेटिव DNS सर्वर जो है ये रखता है ए रिकॉर्ड, ठीक है, ओके। Now resolution. So there are two kind of resolution.
दो तरह से हम होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये रिजोल्यूशन की टेक्निक हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हमें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना होता था किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में, इन दैट केस वी नीड मैक एड्रेस, और अगर मेरे पास सिर्फ आईपी एड्रेस है उस सिस्टम का, स्टिल वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट दैट, तो हम यूज करते थे ARPA प्रोटोकॉल, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यूजिंग दैट प्रोटोकॉल वी कैन रिजॉल्व द एड्रेस, आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। इन द सिमिलर मैनर यहां भी हम डीएनएस की हेल्प से होस्ट नेम से हम इसको आईपी एड्रेस को रिजॉल्व कर सकते हैं, और हम रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स के केस में, आईपी एड्रेस के केस में हम क्या देखते थे, RARP प्रोटोकॉल। यूजिंग द RARP प्रोटोकॉल हम मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस में रिजॉल्व कर पा रहे थे, और यहाँ पे इनवर्स डोमेन का एक कॉन्सेप्ट है, उस इनवर्स डोमेन कॉन्सेप्ट से भी हम आईपी एड्रेस से होस्ट नेम को रिजॉल्व कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इटरेटिव सर्वर का ये एग्जांपल है, इटरेटिव रिजोल्यूशन का। दिस मैपिंग कैन बी डन इटरेटिवली। इटरेटिवली का क्या मतलब हुआ, सी दिस इज द ओरिजिनेटर, ये मेरा लोकल सिस्टम है, यहां से हमने क्वेरी सेंड किया इस होस्ट नेम के लिए। ये क्वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव्ड बाय द रूट नेम सर्वर। ठीक है, अब ये रूट नेम सर्वर के पास जब क्वेरी गया, देन रूट नेम सर्वर विल सेंड एनएस रिकॉर्ड टू द लोकल नेम सर्वर। सी जब क्वेरी गया, पहले क्वेरी तो पहले रिसीव होगा लोकल नेम सर्वर पे। अगर लोकल नेम सर्वर पे अगर इस क्वेरी का रिजोल्यूशन हो गया देन इट्स ओके, अदरवाइज लोकल नेम सर्वर विल सेंड रिक्वेस्ट टू रूट नेम सर्वर। रूट नेम सर्वर के पास जो है वो रेफरेंस है अपने जो नेक्स्ट इमीडिएट जो बिलो जो सर्वर है उनके पास, उसके लिए, तो उसके लिए वो एनएस रिकॉर्ड सेंड करेगा, मतलब कि एक रेफरेंस सेंड करेगा। ठीक है, और वो रेफरेंस सेंड करेगा किसके, ईडीयू के लिए। देन लोकल नेम सर्वर के पास ईडीयू का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, देन ईडीयू विल अगेन सेंड अ क्वेरी to the edu name server. Again edu name server will send ns record, edu name server will send ns record, ठीक है, जिसमें वो washington.edu का रेफरेंस सेंड कर देगा, राइट। ठीक है, तो उसके बाद वो लोकल नेम सर्वर के पास उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। देन सिक्स्थ क्वेरी है UW नेम सर्वर के पास। UW नेम सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट जाएगा देन ही विल सेंड अगेन NS रिकॉर्ड cs.washington.edu के लिए, राइट। देन फाइनली क्वेरी जो है आ जाएगा आपको robot.cs.washington.edu, मतलब कि जो इसने क्वेरी सेंड किया था उसके लिए। तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो ये नेम सर्वर सेंड कर देगा। इसका मतलब दिस इज ए रिकॉर्ड, ए रिसोर्स रिकॉर्ड, यू कैन से ए रिसोर्स रिकॉर्ड। ठीक है, फाइनली लोकल नेम सर्वर विल रिसीव इट्स आईपी एड्रेस, और ये अपने आईपी एड्रेस में मेंटेन कर लेगा, अपने लोकल सर्वर पे वो मेंटेन कर लेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आईपी एड्रेस है। ठीक है, होस्ट नेम, इस होस्ट नेम के कॉरस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है वो सेव कर लेगा अपनी कैश में, और अगर फर्दर अगर सेम होस्ट नेम के लिए अगर क्वेरी आता है तो डायरेक्टली लोकल नेम सर्वर विल रिप्लाई बैक। अगर वो नहीं मिलता है तो क्या होगा कि ये जो भी इटरेटिव प्रोसीजर हमने देखा है वो सारा फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से इसके कैश में वो स्टोर हो जाएगा। सी कैश में स्टोर जो है किसी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही करते हैं, क्योंकि एक लीज टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड तक हम कैश में स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज ये जो मेरा नेम सर्वर है
इसका आईपी एड्रेस माइट बी चेंज्ड, ठीक है, इसका सर्वर लोकेशन चेंज हो सकता है, इसका आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। तो अगर मेरा मैपिंग में लोकल सर्वर में रहेगा मेरा, अगर ये मैपिंग और ये मेरा सिस्टम अगर उसी आईपी एड्रेस को एक्सेस कर रहा है जो ओल्ड वन था, तो क्या होगा कि उस आईपी एड्रेस पे उसको वो सर्वर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वहां पे आपको एरर आ जाएगा, वेब पेज नॉट फाउंड। तो इसीलिए एक लीज टाइम पीरियड होता है, और हर टाइम पीरियड पे ये जो इसका जो डीएनएस सर्वर का जो कैश है वो फुल्ली एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। और एम्प्टी होने के बाद फिर से जो भी रिक्वेस्ट आता है वो दोबारा से इसमें फिल्ड अप होता है। तो विद इन लीज टाइम पीरियड अगर कोई रिक्वेस्ट आता है लोकल डीएनएस सर्वर के पास, तो वो उसको प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। अगर लीज टाइम पीरियड के बाद आता है तो ये इट माइट बी पॉसिबल आईपी एड्रेस इज चेंज्ड, और उस केस में उसको वो नहीं मिलेगा और फिर से वो होल प्रोसीजर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ओके, वेल स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी वन एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन डीएनएस। ओके, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि गेट में आया था। कंसीडर द रिजोल्यूशन ऑफ द डोमेन नेम www.gate.org.in by a DNS resolver. Assume that no resource records are cached anywhere across the DNS servers and that iterative query mechanism is used in the resolution. The number of DNS query response pairs involved in completely resolving the domain name is how many? So यहाँ पे जो मेरा होस्ट नेम गिवन है वो गिवन है www.gate.org.in, www.gate.org.in। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास टॉप लेवल डोमेन सर्वर है इन org is also a TLD, top level domain server, and gate will represent authoritative। तो अगर कोई लोकल डीएनएस सर्वर अगर रिक्वेस्ट करता है, लोकल डीएनएस रिक्वेस्ट करता है, तो वो पहले किसके पास जाता है? रूट सर्वर के पास, ठीक है। अगर हम इटरेटिव का यूज कर रहे हैं उस केस में, देन रूट विल प्रोवाइड रेफरेंस फॉर द टीएलडी। टीएलडी के लिए वो रेफरेंस सेंड करता है, तो वो टीएलडी के पास जाता है। नाउ टीएलडी विल सेंड रिस्पॉन्स, और वो जो रिस्पॉन्स में वो रेफरेंस सेंड करता है ऑथोरेटिव सर्वर का, ऑथोरेटिव सर्वर का, ठीक है। यहां पे जो रूट सर्वर जो सेंड करता है जो मैसेज, उसको हम कहते हैं एनएस रिसोर्स रिकॉर्ड। एनएस रिकॉर्ड सेंड करता है, इसमें वो रेफरेंस सेंड करता है, इसमें कोई आईपी एड्रेस नहीं इन्वॉल्व होता है इस रिकॉर्ड में। देन इन टीएलडी के केस में टीएलडी भी एनएस रिकॉर्ड ही सेंड करता है, जो कि रेफरेंस रिकॉर्ड होता है ऑथोरेटिव सर्वर का। इसमें उस होस्ट नेम का आईपी एड्रेस इन्वॉल्व नहीं होता है। एक्चुअल IPv4 एड्रेस कौन सेंड करता है? ऑथोरेटिव सर्वर। ऑथोरेटिव सर्वर विल सेंड IPv4 एड्रेस, एंड यूजिंग दिस IPv4 एड्रेस वो जो मेरा होस्ट है, मेरा कंप्यूटर सिस्टम है जहां से रिक्वेस्ट गया है, वो कंप्यूटर सिस्टम जो है यूजिंग दिस IPv4 एड्रेस दे कैन एक्सेस द होस्ट नेम www.gate.org.in। ओके, और यहाँ एज्यूम दैट नो रिसोर्स रिकॉर्ड्स आर कैश्ड एनीवेयर। यहाँ पे रिसोर्स रिकॉर्ड कैश्ड नहीं है। अगर कैश्ड होता तो दिस इज माय कंप्यूटर सिस्टम, दिस कंप्यूटर सिस्टम विल डायरेक्टली कनेक्ट विथ लोकल डीएनएस सर्वर, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो होस्ट नेम का gate.org.in, ये रिक्वेस्ट है सबसे पहले लोकल डीएनएस सर्वर को सेंड करता है। अगर इसके पास वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो वो डायरेक्टली सेंड कर देगा। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, उस होस्ट नेम को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग IPv4 एड्रेस को प्रोवाइड कराना पड़ेगा इस कंप्यूटर सिस्टम को। तभी इस सिस्टम के ब्राउजर से हम इस होस्ट नेम को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है।
लेकिन यहाँ क्या है क्वेश्चन में, एज्यूम दैट नो रिसोर्स रिकॉर्ड्स आर कैस्ट एनीवेयर अक्रॉस द डीएनएस सर्वर्स एंड दैट इटरेटिव क्वेरी मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द रिजोल्यूशन। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और यहाँ हम 3 स्टेप में, मतलब यहाँ पे मेरा जो है नॉर्मली जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का जो पेयर हम क्रिएट कर रहे हैं वो 3 पेयर है। ठीक है, ये रूट को भेजा, फिर इसने रिप्लाई किया, दिस इज 1 पेयर, देन दिस इज 2nd पेयर, दिस इज 3rd पेयर। अब इस केस में मेरे पास 2 टीएलडी सर्वर है और एक ऑथोरेटिव सर्वर है, राइट। तो जो मेरा लोकल डीएनएस सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आया है, ये जो मेरा लोकल डीएनएस के पास जो रिक्वेस्ट आया है, उसमें क्या है कि वो एक डीएनएस रिक्वेस्ट सेंड करेगा फॉर दिस होस्ट www.get.org.in। ये सबसे पहले जाएगा रूट सर्वर पे जाएगा। रूट सर्वर विल सेंड एनएस रिसोर्स रिकॉर्ड वो सेंड करेगा, जिसमें वो रेफरेंस सेंड करेगा किसका, टीएलडी सर्वर का, टॉप लेवल डोमेन सर्वर का। तो टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, .in। इसका जो है रेफरेंस सेंड करेगा, देन दिस इज माय tld.in। okay, now local DNS server will send query to this server get.org.in। now TLD server will check, यहाँ पे in is the TLD server, यहाँ देखेगा कि ये org.in TLD को सेंड करना है, मीन्स वो सब TLD सर्वर को सेंड कर देगा रिक्वेस्ट। इसका सब TLD का ये रेफरेंस सेंड कर देगा लोकल DNS सर्वर को। ठीक है, org.in, दिस इज TLD और दिस इज सब TLD कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, .org.in। now this sub TLD will send a response to the local DNS server। क्या रिस्पॉन्स सेंड करेगा, get.org.in, क्योंकि जो हायरार्की हमने क्रिएट किया था उसके साथ ये सर्वर जो है get.org.in डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए इसके हायरार्की में हमें वो गेट मिला है, राइट। तो इसने इसको सेंड किया, राइट। तो ये जो है सब TLD सर्वर विल सेंड अ रिप्लाई, और ये सब TLD जो है रिप्लाई में क्या सेंड करेगा, इसका रेफरेंस। ठीक है, get.org.in। इस ऑथोरेटिव सर्वर का जो है रेफरेंस सेंड किया। नाउ दिस ऑथोरेटिव सर्वर, ये जो ऑथोरेटिव सर्वर है, ऑथोरेटिव सर्वर क्या मिला, get.org.in। इस ऑथोरेटिव सर्वर को ये रिक्वेस्ट जाएगा www.get.org.in, और ये ऑथोरेटिव सर्वर जो है इसका IPv4 एड्रेस रखता है, तो इसका मतलब ही विल सेंड ए रिकॉर्ड टू द एज अ रिस्पॉन्स। यहां भी TLD ने NS रिकॉर्ड सेंड किया है, दिस इज सब TLD NS record, and this authoritative server will send a record। a record में एक्चुअल IPv4 एड्रेस होता है इस www.get.org.in का। तो यहाँ पे वो IPv4 एड्रेस
इस www.get.org.in का सेंड कर देगा लोकल डीएनएस को, और यहाँ पे लोकल डीएनएस जो है होस्ट को वो IPv4 एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। यूजिंग दिस IPv4 एड्रेस दिस होस्ट कैन एक्सेस दिस होस्ट नेम www.get.org.in, ठीक है। और ये जो ऑथोरिटी सर्वर है इस get.org.in का IPv4 एड्रेस मेंटेन करता है, एक लिस्ट मेंटेन करता है। जितने भी DNS सर्वर है वो सभी एक लिस्ट मेंटेन करते हैं, और उसी लिस्ट को मॉनिटर करके, उसी लिस्ट को स्कैन करके या अगर वो उन्हें रेफरेंस सेंड करना है तो वो रेफरेंस सेंड करते हैं। अगर एक्चुअल IPv4 एड्रेस उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग है तो वो एक्चुअल IPv4 भी सेंड कर देंगे लोकल DNS सर्वर को, राइट। ओके, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हुए? एक्चुअली हमें नंबर ऑफ पेयर्स कंप्यूट करना था। दिस इज 1 पेयर, दिस इज 2 पेयर, दिस इज 3 पेयर, दिस इज 4 पेयर। सो नंबर ऑफ पेयर इक्वल टू 4। तो जो मेरा आंसर आएगा दैट इज 4। ओके, well students, we have completed up to 18 lecture, or in the next lecture we will see HTTP and file transfer protocol. okay, तो हम आज की इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।